हैं सर कि जिन सर्कमस्टेंसेस के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, बैंकों का और रीजनल बैंक्स का यूएस में अगर आप देखें बहुत बुरी परिस्थिति में होना, अब आप इसका इस स्लो डाउन का और संभावित धीमेपन का एक इम्पैक्ट क्रूड पे देख रहे हैं। एक क्रूड जो कि 140 की ट्रेजेक्टरी में था, इट्स नाउ एट 75। एक स्पेस और जिसने बहुत मजा लिया बीते 2 साल में, दैट्स मेटल। बहुत अच्छा पैसा बना भी, कंपनियों ने इस दौर में फायदा उठाया भी इस स्ट्रेंथ का। उन्होंने अपने डेट कम किए, बहुत कम किए, इंटरेस्ट बर्डन्स काफी कम किए। बट अगर आप एक सीरियस मनी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं मेटल्स में, तो क्या ये वक्त है मेटल्स को अलविदा कहने का? मुझे लगता है कि ये जो यूएस में जो रिसेशन शुरू हो जाएगा, उसकी अभी किसी को पता नहीं है। तो कई लोग जो मेरे से भी स्मार्टर है, उनकी जो आप देखिए, उनके आर्टिकल्स देखे बड़े बड़े इंटरनेशनल मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो रिसेशन की संभावना है अमेरिका में। और वेदर वी लाइक इट और नॉट, अमेरिका में जो रिसेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो जो डीकपलिंग की जो कई बार बातें आती है कि इंडिया विल डीकपल फ्रॉम द वेस्ट, मुझे लगता नहीं है कि वो हो पाएगा। और उसका इम्पैक्ट शायद कम हो, लेकिन इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज की तारीख में अमेरिका में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा। और जो रिसेशन आ गया, और जिस तरह से चाइना में भी जो रीओपनिंग हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इंटेंसिटी, जो रीओपनिंग की जो लोगों की उम्मीद थी, जो उस तरह से जो रीओपनिंग होगा, कंज्यूमर डिमांड जबरदस्त बढ़ेगा, वो नहीं हो रहा है चाइना में। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि मेटल्स में जो रैली आ चुकी है, अब मुझे लगता है आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में मुझे लगता नहीं है कि द रैली विल कंटिन्यू, एंड हेंस जो आपको नफा बुक करना हो तो नाउ माइट बी अ गुड टाइम। ओके, चलिए अब ये बात होगी मेटल्स की। अब आते हैं गौतम जी एक सेक्टर पर जिसने सबको एक दुविधा में डाला हुआ है कि आईटी पे क्या व्यू है इस समय। और काफ़ी सेलिंग हमने देखी है, मतलब एक रिकवरी आई थी और लग रहा था कि शायद बॉटम बन गया, लेकिन ये जो यूएस में बैंकिंग क्राइसिस आया उससे वापस एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग आई। अब आईटी कंपनियों में जो एक वैल्यूएशन की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है, लेकिन अब फंडामेंटल प्रॉब्लम निकल कर आ गई है। आपका क्या व्यू है, बाय करेंगे इस डिक्लाइन में? अब मुझे लगता है कि आईटी पे भी थोड़ा पेन शायद और बाकी है, क्योंकि अब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स फिर भी ठीक थे। सवाल रिजल्ट्स का नहीं है, लेकिन जो उनका नेट हायरिंग है, जिसमें वो लोग को हायर करते थे, वो नंबर काफी गिर चुका है। मतलब करीबन 80% वो नंबर गिर चुका है, और दैट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। मुझे लगता है कि आज की तारीख में आईटी कंपनीज ऑल्सो आर मोर रियलिस्टिक कि जो आने वाले 2 या 3 क्वार्टर अमेरिका में जो रिसेशन शुरू हो जाए, तो आज की तारीख में इतने लोगों को हायर करके कुछ फायदा नहीं है। सवाल यह है कि वैल्यूएशंस, आपने जो कहा अनुज की वैल्यूएशन जब करेक्टेड, वो बात सही है, लेकिन वैल्यूएशन करेक्शन की एक और वजह है कि एफआई सेलिंग जो हुई है पिछले करीबन 15 से 16 महीनों में, वो मोस्टली लिक्विड नेम्स में हुई है। शायद ये बैंक्स हो या आईटी कंपनीज हो, विच आर द मोस्ट लिक्विड, जहां पे फ्री फ्लोट बड़ा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो सेलिंग आई है हैज बीन अ लिटिल बिट, मुझे लगता है ओवरडन। बट फिर भी इज नाउ अ गुड टाइम टू बाय द आईटी कंपनीज, आई वुड वेट। ओके, आप आईटी कंपनियों में भी खरीदारी करने से बचेंगे, रुकेंगे। अच्छा गौरव सर, अब आता हूँ कि एग्जैक्टली अब जो सामने हमारे चीज़ खड़ी है, देखिए अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स तो सर आ ही रहे हैं। कभी अदानी सागा हुआ, फिर अगर आप देखें यूएस के बैंक्स, यूरोप के बैंक्स। बट एक चीज़ जो कि प्रिडिक्टेबल है और जो जिसका आप पूरा अनुमान कर चुके होंगे, दैट्स अर्निंग्स। अर्निंग्स को प्रीएम्प्ट करते हुए आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है इस वक्त, या फिर कंप्लीटली अवॉइड ट्रेजेक्टरी में क्या रखा हुआ है आपने? देखिए, अर्निंग्स की बात जब करें तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर जो अभी आने वाले करीबन 2 हफ्तों के अंदर रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, मुझे लगता है ये क्वार्टर भी काफी मुश्किल रहा है इंडियन कंपनीज के लिए। और जो प्रभाव था पिछले क्वार्टर में, मुझे लगता है कि दैट विल कंटिन्यू। आई डो नॉट सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स एज येट, वन। दूसरी बात यह है कि जो आप बीएसई 500 यूनिवर्स को देखें, तो उसमें से करीबन 60% स्टॉक्स है जो 20% से ज्यादा
गिर चुके हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव 52 वीक हाइज। 180 स्टॉक्स है जो 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो मतलब मेरा कहने का यह मतलब है कि जो करेक्शन, अंडरलाइंग करेक्शन जो है मार्केट में, विच इज मच वाइडर इन द ब्रॉडर मार्केट वर्सेस ओनली द निफ्टी 50। जो निफ्टी 50 को देखें लगता है कि 6% ही डाउन है ईयर टू डेट, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप गो बियॉन्ड द निफ्टी 50 और फिर देखें तो करेक्शन इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। वहां पे देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर स्टार्टिंग टू लुक वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ये कहना है कि ये आप ट्रैक करते रहें कि हर हफ्ते ये देखें कि BSE 500 में जहां पे करेक्शन आ रहा है और जो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके प्राइस पॉइंट पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी शुरुआत करनी चाहिए टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स। एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से, न्यू एज ग्रुप कंपनियां, न्यू एज कंपनियां, इनमें गौतम जी क्लियरली बाइंग इंटरेस्ट विजिबल है पिछले 3 महीने में। हर ब्लॉक डील अब्जॉर्ब हो जा रही है और लोअर लेवल से काफी अच्छा इन्होंने एक कुशन बना लिया है। अब यहाँ पर आपको लग रहा है एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? देखिए, ये सवाल मुझे पहले भी किया गया है और उसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये जो वैल्यूएशन मेट्रिक है न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की, मतलब मल्टीपल ऑफ रेवेन्यू और EBITDA होगा तब होगा, वो सब जो जो झोल चल रहा था, आई ऑलवेज सेड दैट दिस वाज अ फंक्शन ऑफ द वैल्यूएशन मेट्रिक ऑफ अनदर कंट्री, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस कंपनीज, टेक कंपनीज का जो वैल्यूएशन मेट्रिक था वो यहाँ भी हो रहा था, और वो प्राइवेट मार्केट्स में अभी भी अप टू पॉइंट चल रहा है। सवाल ये होता है कि जब ये कंपनी लिस्ट होती है, व्हेन दे हिट द पब्लिक मार्केट्स, तब जाके रियलिटी सेट्स इन। और पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर जो है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर, because private markets are not open to the retail public. It is only open to very select venture capital या high net worth individuals या family offices जिसको बोलते हैं। तो जब ये कंपनियां पब्लिक मार्केट में लिस्ट होती है और जब रिटेल इन्वेस्टर जो इतने बरसों से इन्वेस्ट कर रहा है और कंपनी EBITDA को छोड़ो, प्रॉफिटेबल कंपनीज को भी डाउट करता है कि भाई आपका प्रॉफिट इस साल कितना होने वाला है, और जब ये कंपनियां लिस्ट होती है उनको लगता है कि भाई ये कंपनी में तो EBITDA, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को छोड़ो, EBITDA को भी 5 या 7 साल लग सकते हैं, तो ऐसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? तो दैट आई थिंक हैज बीन द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर व्हिच हैज कॉज्ड द सुपर फॉल इन द लास्ट 12 to 18 months of the new tech companies. लेकिन मुझे लगता है कि there are indeed certain stocks जो आपको फेथ है कि EBITDA पॉजिटिव या नेट प्रॉफिट पॉजिटिव पिछले आने वाले 2 या 3 साल में हो सकते हैं, तो फिर ये व्यू आप ले सकते हो और यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ पोजीशन। अच्छा सर, एक चीज आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे, क्योंकि हमने हर चीज को कवर किया इस डिस्कशन में, डेट, इक्विटी, और आपने बताया भी हर सेक्टर को एक अपना आउटलुक दिया। सर, जो लोग मल्टी एसेट्स अप्रोच लेके चल रहे थे उन्होंने पैसा कमाया इस बार, इक्विटी ने लूज किया तो डेट ने पैसा बना के दिया, एंड स्पेशली दोज हु आर होल्डिंग गोल्ड, ये ऑल टाइम हाई पे है। तो जिस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, पेन का जिक्र आपने यूएस के मद्देनजर किया, क्या वो गोल्ड को अभी और स्विंग देगी, आपको लगता है ये सर? देखिए, गोल्ड में तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जब भी गिरावट आती है ग्लोबल मार्केट्स में, गोल्ड का भाव, सोने का भाव बढ़ता है। वो तो मतलब पिछले 100 सालों से हो रहा है। तो क्या गोल्ड का ये जो करंट भाव है जो वो टिका रहेगा? मुझे लगता है टिका रहेगा। और जब तक ये अनसर्टेनिटी अमेरिका में रिसेशन हो रहा है, हुआ तो भी कितना शैलो रिसेशन है, डीप रिसेशन है, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिसेशन आ गया अमेरिका में, और जिसका मैंने पहले भी बोला कि उसकी असर पूरे विश्व में पड़ेगी, तो गोल्ड मुझे लगता है कि यहाँ से भी शायद ऊपर जा सकते हैं। लेकिन लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन गोल्ड। ओके, चलिए एक काम करते हैं। गौतम जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये सारी बात हमारे सामने रखने के लिए। एक बार मार्केट को रिविजिट करते हैं, और मार्केट फिर 17,000 के ऊपर, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी